नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। बांग्लादेश में इस वक्त हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं क्योंकि तख्ता पलट हो चुका है और आरक्षण के मुद्दे ने वहां सारी स्थिति को खराब कर दिया है। हिंसा भड़की हुई है, पीएम हाउस के अंदर लोग घुस चुके हैं और वहां से सारी लूटमार मचाई हुई है। तो जिस तरीके से आरक्षण के मुद्दे ने बांग्लादेश को बर्बाद कर दिया, शेख हसीना को वहां से इस्तीफा देकर भागना पड़ा और भारत में शरण लेनी पड़ी। तो ऐसे में अभिषेक, जिस तरीके से आरक्षण का मुद्दा बीते कुछ दिनों से बांग्लादेश में उठ रहा था, ठीक उसी तरह से विपक्ष यहां पर भी आरक्षण के मुद्दे को भारत में भुनाने की कोशिश में लगा हुआ है। खासकर राहुल गांधी समय समय पर आरक्षण के मुद्दे को लेकर मोदी सरकार को घेरते नजर आते हैं, लोगों को भड़काते हुए नजर आते हैं, जिसका नतीजा लोकसभा चुनाव में बीजेपी को भुगतना भी पड़ गया। क्या ऐसे ही हालात आने वाले दिनों में भारत में भी देखने को मिल सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि भारत के जितने भी पड़ोसी हैं वो इस वक्त बर्बादी की कगार पर हैं। श्रीलंका बर्बाद हो चुका है, वहां के प्रधानमंत्री भाग चुके इस्तीफा देकर। पाकिस्तान के हालात आप देख ही रहे हैं किस तरीके से वो रोज उसके जो कटोरे में 1-2 पैसा है वो भी लगातार निकलता जा रहा है। बांग्लादेश, जिसके साथ हम 4000 से भी ज्यादा किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं, उसके हालात देख सकते हैं। सड़कों पर किस तरीके की भीड़ है। शेख हसीना जो 20 साल से प्रधानमंत्री थी, 4 बार प्रधानमंत्री चुनी गई, 2009 से 2024 तक लगातार प्रधानमंत्री रही, 5वीं बार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। शेख हसीना को माना जाता था, उनका प्रभाव ऐसा था कि लोग उनके लिए कुछ भी कर गुजरने को मजबूर हो जाते थे। उनके पिताजी को बगबंधु की जो है वो उपमा दी गई थी, उपाधि दी गई थी, क्योंकि बांग्लादेश को बनाने में उन्हीं का महत्वपूर्ण योगदान था। भाई, ये हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में जिस तरीके से राहुल गांधी कहते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, तो इस हिसाब से अगर हिंदुस्तान में 12%, 13% या 14% जितने भी मुस्लिम हैं, क्या उन्हें उतना आरक्षण दिया जाएगा? या 27%, 28% जो ओबीसी हैं, या 63% जो आदिवासी समाज आता है या ओबीसी आता है, जिसमें पिछड़े अति पिछड़े आते हैं, उन्हें इतना आरक्षण दिया जाएगा? अगर देश में ऐसा होता है तो क्या वाकई में हिंदुस्तान भी उसी रास्ते पर हिंदुस्तान को ले जाने की कोशिश नहीं की जा रही जिस रास्ते पर आज बांग्लादेश है? बांग्लादेश में हालांकि जो आरक्षण लागू किया गया था वो कोर्ट के फैसले पर लागू किया गया था, कोर्ट ने वो फैसला दिया था, उसके बाद शेख हसीना ने वो आरक्षण लागू किया था। हालांकि उन्होंने फिर बाद में अपना फैसला वापस भी लिया, लेकिन उस आरक्षण की आड़ में कट्टरपंथ ने, जमीयत इस्लाम ने जिस तरीके से तांडव रचा या फिर साजिश रची गई, हालांकि बाहरी देशों का हस्तक्षेप जो है इसमें जाहिर तौर पर होगा। चाइना का नाम सामने आ रहा है, पाकिस्तान का नाम सामने आ रहा है, और आपका अमेरिका जो तख्ता पलट करने में किसी भी देश का अहम भूमिका निभाता है, उसका भी नाम सामने आ रहा है। हालांकि राहुल गांधी ने सर्वदलीय बैठक में यह सवाल जयशंकर साहब से पूछा था, लेकिन उन्होंने कहा जब तक कोई साक्ष्य सामने नहीं आते तब तक किसी का भी नाम लेना गलत होगा। अब राहुल गांधी जिस तरीके से विदेशों में बैठकर ये बयान देते हैं कि देश में केरोसिन फैला हुआ है और बस उसमें चिंगारी लगने की देर है, तो क्या राहुल गांधी वो काम कर रहे हैं जिस तरीके से वो आरक्षण की मांग कर रहे हैं? संपत्ति में बराबर की हिस्सेदारी की बात करते हैं, बंटवारे की बात करते हैं, संपत्तियों के एक्सरे की वो बात करते हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी के ये बयान है शबनम, वो दिखाते हैं कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी विभाजनकारी जो राजनीति है उसे अब हवा देने लगे हैं। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी या फिर आपने कहा कि पूरा विपक्ष एकजुट होकर आरक्षण की बात करता है कि आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा। हालांकि जिस पार्टी ने, वो पार्टी बीजेपी है जिसने 10% स्वर्णों को कोटा दिया ईडब्ल्यूएस के तहत, वो आरक्षण दिया गया। 33% संसद में महिलाओं को आरक्षण दिया जो 2029 में लागू भी किया जाएगा। तो जो पार्टी आरक्षण देने का काम कर रही है वो पार्टी आरक्षण लेने का काम आखिर कैसे कर सकती है? लेकिन आप याद रखिए कि राजनीति जो चलती है वो भविष्य के परसेप्शन पर चलती है। जैसे कि 2014 में प्रधानमंत्री मोदी आई थे, उन्होंने कहा था कि हम राम मंदिर बनाएंगे, 370 हटाएंगे, तो देश को लगा कि हाँ कुछ वाकई में ये लोग अलग करेंगे, तो उन्हें जनाधार मिला। ठीक वैसे 2024 में और राहुल गांधी ने एक अलग परसेप्शन गढ़ा, भविष्य का परसेप्शन गढ़ा कि अगर 2024 में ये लोग आए तो आरक्षण खत्म कर देंगे। तो लोगों ने राहुल गांधी की बात पर भरोसा किया और उन्हें वोट मिले, इसका नतीजा रहा 240 पर बीजेपी सिमट गई। तो मेरा ऐसा मानना है जिस तरीके से राहुल गांधी के बयान है कि देश में केरोसिन छिड़का हुआ है और जिस तरीके से अलगाववाद की राजनीति वो कर रहे हैं और जितने भी देशद्रोही हैं उनके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी नजर आती है, भले ही वो अमृतपाल हो या फिर कश्मीर का राशिद इंजीनियर हो जो चुनाव लड़कर संसद में पहुंचे हैं। इस तरीके के लोगों के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी वाकई में इस देश का बंटाधार करने की तरफ चल रही है। तो
तो फिलहाल जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंसा भड़की हुई है, लगातार वहां कोटे को लेकर शुरू हुआ प्रदर्शन इतना उग्र हो गया कि सरकार तक गिर गई, सेना को वहां पर कमान संभालनी पड़ी। ऐसे में अब विपक्ष इस मुद्दे पर जमकर मोदी सरकार पर निशाना साध रहा है। विपक्ष का कहना है कि जिस तरीके से जो स्थिति बांग्लादेश में है वही स्थिति आने वाले वक्त में भारत में भी हो सकती है। संजय राउत ने भी एक ट्वीट किया और संजय राउत ने भी बयान दिया है कि बांग्लादेश में भारत जैसी स्थिति पैदा हो गई है, वह विपक्ष की आवाज दबा दी गई है। चुनाव में घोटाले हुए, विरोधियों को जेल में डाल दिया गया, कई लोग मारे गए, संसद में अवांछित कानून पारित किए गए, लोग महंगाई से जूझ रहे थे। इस प्रकार शेख हसीना प्रधानमंत्री के रूप में विफल रही। उन्होंने लोकतांत्रिक सिद्धांतों की आड़ में देश को तानाशाही तरीके से चलाया। भारत के शासकों को भी इसके प्रभाव के बारे में सोचना चाहिए। तो एक तरीके से अब मोदी सरकार पर तंज कसकर विपक्ष लगातार फंसाने की कोशिश कर रहा है और अलर्ट कर रहा है कि जो हालात वहां हो गए हैं वो यहां पर भी हो सकते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं लोगों को भड़काने की कोशिश शुरू हो गई है, क्योंकि आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जिसको विपक्ष ने लोकसभा चुनाव के दौरान जमकर भुनाया और बीजेपी को उससे नुकसान उठाना पड़ गया। तो ऐसे में अब विपक्ष ने, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे संजय राउत हो या तमाम विपक्षी दल के नेता, उन्होंने जोरों शोरों से बयान देना शुरू कर दिया है कि बांग्लादेश जैसे हालात भारत में भी हो सकते हैं। अगर सरकार नहीं संभली तो यहां भी ये बुरे दिन देखने के लिए मिल सकते हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।